हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए। उम्मीद करते बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए भी होंगे। उसी एग्जामिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है यह है साइंस का अर्थात विज्ञान का एक सुपर मॉडल सेट हम आपके सामने लेके उपस्थित हैं। और ये जो वीडियो है इसमें से कम 20 से 30% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाएंगे। तो एक बार कमर कस लीजिए, इनमें से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब आपको पता है और कितने प्रश्नों का आप जवाब नहीं जानते हैं। आइए एक बार जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम आपके सामने इस साइंस के मॉडल सेट में लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है वो आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कई बार इस प्रश्न को देख चुके होंगे, लेकिन इसका जवाब क्या होगा आइए देखते हैं। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं, कई बार आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई अपारदर्शी सतह होता है, इस पर जब प्रकाश टकराती है तो इस दिशा में लौट जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन नियम अगर बात करें तो पहला नियम आप पढ़े होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम आप पढ़े होंगे बाबू कि इसमें जो कोण आई होता है आपतन कोण, ये कोण आर मतलब परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसके 2 नियम होते हैं, इसलिए सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा और सवाल का अगर जवाब पता होगा बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण क्या कहलाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहां पर हम मान लेते हैं वायु है और नीचे का जो भाग है मेरे प्यारे बच्चों वो जो है जल है, तो वायु से प्रवेश कर रही है किधर, वायु से गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है, तो वायु का अपवर्तनांक पढ़े होंगे 1 होता है और जल का अपवर्तनांक बच्चों होता है 1.33। तो इसका मतलब कि ये जो होगा ये विरल माध्यम हो गया और ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सघन माध्यम। अब प्रकाश की किरणें इस तरीके से अगर आपतित होती है तिरछा, तो ये प्रकाश किधर मुड़ेगी, तो प्रकाश इस तरीके से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर इस तरीके से अभिलंब खींचते हैं तो इसका मतलब सवाल का सही जवाब होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस तरीके से सही जवाब कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतने आसान और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन इसका जवाब आपको सटीक और सही तरीके से देना है, गड़बड़ एकदम नहीं करना है। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का तीसरा प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल है। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, आपको जरूर इसका जवाब पता होगा। इसका जवाब उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो अपसारी अगर पूछा गया है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अवतल लेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देख आते हैं हम आपको आज का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। और इंग्लिश के जो भी हमारे पास जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी गण हैं वो इंग्लिश का भी आराम से नीचे वाले भाग से नीचे वाले सेक्शन में क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस के बारे में हम कई बार पढ़ा चुके हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार से बनता है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तल लेंस हो गया, ये हम इसका प्रधान अक्ष खींच देते हैं। अब इसमें कैसा प्रतिबिंब चाहिए, वास्तविक और समान, मतलब वास्तविक चाहिए और बराबर चाहिए। इसका मतलब इसका वस्तु जो रखना होगा वो 2f पर रखना होगा इस तरीके से, और 2f पर जब रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब जो बनेगा ये 2f डैश पर ही बन जाता है। इसको कई बार आप पढ़ चुके होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो फोकस दूरी होता है इसका जस्ट डबल होता है। तो इस तरीके से देख लीजिए ऑप्शन कौन से हैं,
ऑप्शन आपके पास है लेंस के मुख्य फोकस पर, नहीं, लेंस की फोकस दूरी के दोगुने पर, एकदम यही सवाल का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का कहेंगे जवाब ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आइए थोड़ा सा तेज प्रश्नों को करने का हम प्रयास करेंगे ताकि जल्दी जल्दी प्रश्नों को आप देख सकें और अपना जवाब देख सकें। चलिए देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब क्या होता है इसका ये देखते हैं। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगला प्रश्न है, आपको यहां बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या बनाता है वह क्या है? तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर, जिसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। अच्छे से याद रखेंगे। और यह पूछा गया होगा कि मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप याद रखेंगे मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और बाबू उल्टा बनता है। इस तरीके से एक सवाल से कई सारे सवाल आप बता सकते हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से समझते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है 6 नंबर। जवाब देखिए इसका ये क्या होता है, देखते हैं 6 क्या है। तो 6 मेरे प्यारे बच्चों हैं, आपको इसमें बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। माध्यम का अपवर्तनांक का मान देखिए नीचे 4 है, 4 ऑप्शन है। देखिए जल्दी से माध्यम का अपवर्तनांक बताइए कौन सा होगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक के बारे में पढ़ चुके कि म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, और इसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। स्नेल जो होते हैं, स्नेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही यह स्पष्ट किया गया था, जिसे बोला जाता है स्नेल का नियम। यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये तो हमें पहले ऑप्शन में दिख गया, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने आसान, एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, और ऐसा ही एग्जामिनेशन में होने वाला एकदम टारगेट बना लीजिए। एकदम हम कह चुके हैं कि 20 से 30% होगा, एकदम होगा। लिख लीजिए नहीं तो कि पवन सर क्या कह के गए थे। 7वां देखिए, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? लेंस का आवर्धन। अब लेंस का सूत्र क्या होता है याद रखेंगे। तो लेंस का आवर्धन की बात अगर किया जाए तो इसमें होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, पढ़े होंगे हम लोग, और बटा में होता है वस्तु की ऊंचाई। अब ये दोनों ऊंचाई है, इसका मतलब इसका मात्रक नहीं होगा। सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा मात्रक विहीन। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वें प्रश्न का जवाब क्या होता है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 8वां, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के दर्शाता है? तारा का टिमटिमाना, तो तारा का टिमटिमाना का जो घटना है यह होता है प्रकाश के अपवर्तन से। दिया किस ऑप्शन में? देखिए बी ऑप्शन में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 9 देखते हैं, दिखाते हैं हम आपको। 9 नंबर क्या है देख लीजिए। 9 है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो नलफट पर निर्भर करता है, कई बार आपको बता चुके हैं। अब ये नलफट में सारे वर्ड का अर्थ समझते जाइए एकदम नॉर्मल तरीके से। एन का मतलब है नेचर, ए का अर्थ है एरिया, एल का अर्थ है लेंथ, एफ का मतलब है फैट, और टी का मतलब है बाबू टेम्परेचर। तो ये देखिए 5 भाग पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन है देख के जवाब दीजिए। चालक की लंबाई, देखिए मेरे पास लेंथ है, सही है ये। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया भी देख लीजिए है मेरे ऑप्शन में। चालक के पदार्थ की प्रकृति, मतलब उसका नेचर, नेचर भी है। मतलब यहां देखिए देखिए तीनों सही है। सही जवाब कौन सा होगा? उपयुक्त सभी पर ऑप्शन कहेंगे डी। ऐसे फैट और टेम्परेचर ये भी होता तो सही कहते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में, वो दिखाते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इजी है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। एकदम आसान क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। सेम इसी तरीके से आराम से चुन चुन के आप लगाएंगे 40 क्वेश्चन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दिखाते हैं 11 नंबर। 11 को देखिए ध्यान से। 11 मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? अब देखिए विद्युत धारा को मापने की बात कही जा रही है,
तो विद्युत धारा मापा जाएगा किससे? तो ये मापा जाएगा आमीटर से। अच्छे से याद रखेंगे, विद्युत मीटर मापा जाएगा आमीटर से। लेकिन अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र पूछा तो आपको जवाब दे देना होगा जनरेटर, जिसका नाम देता है जनित्र। कभी कभी इसको जनित्र देता है, नहीं तो लेगा जनरेटर, ऐसे करके आप इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 12वां क्वेश्चन। 12 नंबर देखिए क्या है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार, ऑप्शन देखते हैं उसके बाद बताते हैं। पहला, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। एकदम गलत, क्योंकि फ्यूज तार जो होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। तो प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक होना चाहिए, एकदम रॉन्ग है ये। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होना चाहिए, एकदम सही है। क्योंकि गलनांक कम होगा तभी तो गल जाएगा, और गल जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा, और परिपथ टूट गया मतलब परिपथ जो लगा हुआ है आपके यंत्रों से वो टूट गया, तो बच गए सारे यंत्र। इसलिए सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए 13 दिखाते हैं। 13 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो 3 पदार्थ चुंबकीय होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है आपका निकेल, दूसरा होता है कोबाल्ट, याद रखेंगे अच्छे से, और एक बाबू होता है लोहा। इसको तो हम नहीं कभी भूल सकते हैं। ये 3 पदार्थ जो है वो है आपके चुंबकीय पदार्थ, और इसके अलावा अचुंबकीय। देख लीजिए, चुंबकीय लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट भी है, पीतल हो गया सही। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल जो है हमारे ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 0 होता है, सी बी ऑप्शन में है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और आगे 2 ऑप्शन और भी आपको दिखेंगे। एक है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऐसा कुछ। तो इसका सही जवाब होगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 15वां। 15 का जवाब देखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय प्रभाव की खोज करने का श्रेय जाता है कौन सा? फैराडे को। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर देखिए, एकदम गर्दा मचाएंगे आज। इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही रहेगा, एकदम मेरा पक्का चैलेंज है। और एकदम आप 40 क्वेश्चन का सही जवाब दे के आइएगा, एकदम हम ये डंडे की चोट पर कहते हैं। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत बताना है बाबू। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा एकदम नहीं है। यही मिला हमें ऑप्शन नंबर सी में, ये नहीं है। आइए बच्चों इसके बाद दिखाते हैं आपको 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या है वो देखिए। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाए हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? तो सोडियम किया है क्लोरीन से अभिक्रिया, बनाया सोडियम क्लोराइड, और सल्फेट के साथ बेरियम मिल गया, बना बेरियम सल्फेट। मतलब दोनों एक दूसरे के अनुसार चेंज हो गए हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह। वो उसके साथ मिल गया, वो उसके साथ मिल गया। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है 18 नंबर में। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अब इसके लिए आप याद रखिए, अम्लीय के लिए याद रखेंगे कि अम्लीय का पीएच मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 से कम होता है। क्षारीय का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, अच्छे से याद रखेंगे। और उदासीन विलयन का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों होता है वो 7 ही होता है। तो अम्लीय वर्षा पूछा गया है, मतलब 7 से कम। ऑप्शन ढूंढिए 7 से कम कौन है? 7 से कम कौन है बच्चों? तो ये है लगभग 5.6 से अधिक,
5.6 से कम, 7 ये तो होगा ही नहीं, 5.6 ये भी नहीं होगा, हम कहेंगे इसमें 5.6 से अधिक अम्लीय के लिए। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 19 नंबर। 19 क्या है देखते हैं। सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में क्या है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम बताइए। तो इसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, मतलब बेकिंग सोडा। ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 20वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा 20वां में क्या है, ध्यान से देखिएगा। 20वां प्रश्न है कि अपच, जिसको हम लोग घर में अनपच भी बोलते हैं, जब शादी विवाह में ज्यादा खा लेते हैं ना तो अनपच हो जाता है। तो अनपच की सवाल है, उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखिए उपचार करने के लिए अगर अनपच हो गया है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा एंटीसेप्टिक लेना होगा। मतलब इस सवाल का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं 21 नंबर। 21 प्रश्न को देखिए क्या है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन सा है। जिसे चींटियों के डंक लगने से बहुत ज्यादा हम लोग को जलन होने लगता है, पूरी तरीके से लाल हो जाता है स्किन, तो किसके कारण होता है। तो ये बाबू मेरे पास होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। मतलब इसका सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। देखिए 22 क्या है वो दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और बताना इसमें यह है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल बताइए किसमें पाया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो पाया जाता है किसमें, टमाटर में। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 23वां क्वेश्चन। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। आपको पता है तो इसका बताइए क्या आंसर होगा। प्रश्न क्या है 23 में है कि CSO4 × ½ निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ये जो आपके सामने सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये सूत्र किसका है। तो ये सूत्र है पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 24 देखिए, थोड़ा सा तेज प्रश्नों को करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी देख सकें। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। देखिए पहले तो आपको ये बताना है कि धातु होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, धातु होनी चाहिए। और कमरे के ताप पर, तो धातु पूछा गया है तो सही जवाब होगा पारा। अगर अधातु पूछा होता आपसे अधातु, जवाब होता ब्रोमीन। याद रखेंगे अच्छे से, अधातु में ब्रोमीन, धातु में पारा। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 25वां नंबर। 25 देखिए, 25 में प्यारे बच्चों क्या है। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। नाइट्रोजन अगर दो गो ऐसे है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होते हैं बाबू, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है। तो सही जवाब हो गया त्रि आबंधन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। 26 देखिए, 26 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो 26 है और बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। कितना आसान क्वेश्चन, और ऐसे ही भारी क्वेश्चन एकदम नहीं होंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होगा। आप सोच रहे हैं ना कि बड़ा बड़ा भारी भारी क्वेश्चन होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम आसान होगा। देख लीजिएगा मेरी बात। सही जवाब क्या होगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे आगे। 27 को देखिए, 27 क्या है प्यारे बच्चों। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होगी। अब कार्बन को याद कीजिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए तो 2 और 4। बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 4। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 28वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिए 28 में क्या है। काफी आसान क्वेश्चन रहेंगे और एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा दम बेझिझक दीजिए। हम चैलेंज करते हैं कि दम इसी तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। 28 को देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसको तीनों याद कर लीजिए। आपको देखिए याद करा देते हैं। आप पहले याद करेंगे एल्कीन,
ठीक है। एल्कीन, एल्कीन पूछा है, आप याद कर लेंगे। सबसे पहले याद रखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्कीन, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ये तीनों आप याद कर लीजिए, हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। इसमें हम बताएंगे, देखिए 2 जोड़ा गया है, 2 हटाया गया, 2 घटाया गया, तो जोड़ो हटाओ घटाओ ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपसे पूछा किस में गया था, एल्कीन में। तो एल्कीन का देख लीजिए कौन सा है, तो एल्कीन का मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n, सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 देखिए, 29 का जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए। 29 से प्यारे बच्चों कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। समान आणविक सूत्र, अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है, तो ऐसे को बोला जाता है, वो बोला जाता है सजातीय श्रेणी संरचनात्मक संभाव्य प्रतिक्रिया समूह। इनमें से कोई नहीं, एकदम इसमें से कोई नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाता है समावैवी। उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो समावैवी, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ब्यूटेन के 2 समावैवी होते हैं, एक होता है बाबू नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन में 2 समावैवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन की बात करेंगे तो 3 पेंटेन के समावैवी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इस तरीके से सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है 30वें प्रश्न में। 30वां का जवाब देखिए क्या होता है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलक होते हैं। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है बाबू, जो आप देखे हैं, वो परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो परमाणु संख्या पर आधारित होता है। तो मेंडलीव पूछा है तो आपका सही जवाब होगा परमाणु द्रव्यमान, जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मेंडलीव पूछेगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, आवर्त सारणी आधुनिक पूछा गया परमाणु संख्या। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 31वां नंबर। 31 देखिए क्या है, 31 में क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। उदग्र स्तंभ, अब उदग्र स्तंभ किसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे वाले को, इसको। तो ऊपर से नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वर्ग या समूह, अर्थात तीसरा सवाल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। और क्षैतिज का तार अगर पूछा होता है इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं हम आवर्त। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 32 नंबर। 32 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र NH2O3 के अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे इस प्रश्न को, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आजकल, एकदम गांठ बांध लीजिए। तो सवाल का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो HCl और NaCl का अनुपात जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 3:1 होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, एकदम घबराएंगे नहीं, एकदम आज आपको चैलेंज कर चुके हैं, आपको भागने नहीं देंगे, एकदम जुड़े रहेंगे। और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे हम भी देखते हैं, बिहार बोर्ड वाले क्या करते हैं, एकदम उनके गेस को फेल करके आपको पास कराएंगे और 90+ कराएंगे हम। 33 देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन में नहीं है, स्वयंपोषी कहलाते हैं। तब स्वयंपोषी दिया है तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों है जो कि है 34 नंबर में। छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर को या क्या कार्य है। तो छोटी आंत में जो पाया जाता है रंसाकुर, इसका काम है, वो काम है वो पाचन का। सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों पाचन, ऑप्शन नंबर बी। 35 को देखिए, 35 क्या है देखते हैं। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है।
तो क्रेब क्रेस की जो क्रिया होती है बाबू, ये हमारे होता है गोल्जी काय में, अर्थात इस प्रश्न का हम सही बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। बायोलॉजी से भी डरना नहीं है, बायोलॉजी दम एकदम देख लीजिए, याद हो गया। बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा होते कहां हैं, सीमित तो होते हैं, दम आसान आसान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 36 मेरे प्यारे बच्चों है कि पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, अंतिम रूप से बनता है वो, और वो बनता है एथाइल एल्कोहल, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 को देख लेते हैं। 37 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे ज से शुरू होगा जल, याद रखेंगे जाइलम, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जाइलम। ज से याद रखिएगा जल और ज से याद रखिएगा जाइलम। जाइलम देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्लोएम जो होगा, ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये खनिज लवण, इसको याद रखेंगे खनिज लवण या फिर भोजन का परिवहन करता है। यही ऑप्शन में मिलते हैं आप लोग को। 38 देखते हैं, भागना नहीं है, एकदम छोड़ेंगे नहीं, भाग रहा है देख रहे हैं ना, एकदम हम लोग को छोड़ के भाग रहा है, छोड़ेंगे नहीं। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, खुला परिवहन बताइए किस में पाया जाता है, तो खुला परिवहन जो पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तितलियों में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए 39 को देखिए, 39 क्या है प्यारे बच्चों, ये दिखाते हैं, ध्यान से देखिए और सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो 39 में है कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पादप से उत्सर्जन उसका नहीं होता है, पेड़ पौधे से नहीं निकलता है। कौन सा है, टैनिन निकलता है, रेजिन ये भी निकलता है, लैक्टेस निकलता है, स्टार्च ये नहीं निकलता है। स्टार्च जो होता है वो अपने से मिलाता है, पेड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ नहीं है स्टार्च, क्योंकि वो अपने से मिलाता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। 40 क्वेश्चनों का स्पेशल मॉडल पेपर हम आपके लिए पास लाए थे और 40 क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। आप निडर होके अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो का भरमार है। आप एक बार केवल वॉच कर लीजिए सारे वीडियो को, आपको हम पक्का कहते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं जगह है अपना, एकदम बना लीजिएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन दिखाते हैं। इनमें कौन एनिमो अम्ल का विखंडन से बनता है, ऑप्शन है CO2, CO, NH3 या फिर उपयुक्त सभी। तो जैसा कि जानते हैं कि मेरा अंतिम जो प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होमवर्क में होता है, कमेंट में जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, एकदम गांठ बांध के जवाब दीजिए और मेरे चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।